हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है निधि क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स अपने वीडियो को। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसका सेकंड लास्ट रूल। असल में इसको देखने के लिए हमें कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले बात समझिएगा, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे नो। यदि नो के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि नॉलेज है, जैसे कि राइस है, जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, तो भाई अगर नो के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आता है तो स्टूडेंट्स वर्ब कैसी होगी? वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि वर्ड सेंटेंस में किसके अकॉर्डिंग आती है? सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यदि अगर नो के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भाई, जैसे बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसे कि मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जैसे कि गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी ऐसा नाउन जो काउंटेबल है और सिंगुलर है, अगर वो नो के बाद आ जाएगा तो वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। तीसरा, 1/3 ऑफ। 1/3 ऑफ का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स क्या? 1/3, यानी कि 1/3। 3/4 ऑफ यानी कि 3/4। द रेस्ट ऑफ मतलब बचा हुआ। अ क्वार्टर ऑफ यानी कि 1/4। पार्ट ऑफ है ना, पार्ट ऑफ यानी हिस्सा। 10% ऑफ यानी 10%। 20% ऑफ यानी 20%। यदि इन सभी के बाद में कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या कहा मैंने? अगर इनमें से किसी के भी बाद अनकाउंटेबल नाउन आया तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। वो इसलिए क्योंकि वर्ब हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग आती है। ओके। और अगर इनमें से कभी इनके बाद अगर आ जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन कैसा होता है भाई? जैसे बॉयज़ है, जैसे कि मैन है, जैसे कि गर्ल्स है, ये सब कैसे नाउन है? ये सब प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यदि इनमें से किसी के भी बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा तो वर्ब हमारी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ का मीनिंग होता है ज़्यादातर। सम का मीनिंग होता है कुछ। सम ऑफ यानी थोड़ा हिस्सा। हाफ ऑफ यानी कि आधा। इनफ माने पर्याप्त। इनफ ऑफ किस चीज़ का? पर्याप्त हिस्सा। नॉट इनफ ऑफ यानी पर्याप्त ना होना। प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारा। या फिर ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, और लोट के पहले या तो ए लगा लीजिए या फिर ए लॉट की जगह लिख दीजिए लॉट्स ऑफ, बात सेम ही है। ए लॉट ऑफ लिखिए या लॉट्स ऑफ, दोनों का मीनिंग होता है बहुत सारा। यदि इनमें से किसी के भी बाद में स्टूडेंट्स अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो वर्ब हमेशा कैसी होगी हमारी? वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर होगी। और यदि इनमें से किसी के भी बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है तो वर्ब हमारी कैसी होगी? प्लूरल होगी। यानी जैसा नाउन आएगा वर्ब वैसी होगी। अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसी? प्लूरल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो वर्ब हमारी सिंगुलर। और लास्ट है द परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज के पहले द आया, मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, कि परसेंटेज मतलब किसी नाउन के पहले अगर द आ जाता है तो वो उस नाउन के नंबर को डेफिनेट कर देता है। तो द परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला नाउन या तो अनकाउंटेबल होगा या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल जैसे नॉलेज, प्लूरल काउंटेबल जैसे बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स। तो हमेशा याद रखना है, चाहे इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आए चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, तो वर्ब हमेशा कैसी होगी इनके बाद? सिंगुलर। क्योंकि द परसेंटेज ऑफ में ये परसेंटेज बताएगा इन नाउन्स की, और परसेंटेज द लिख के ऐसी होगी, कैसी होगी? डेफिनेट। तो वर्ब होगी हमारी सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये रूल क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं जरा इसके एग्जाम्पल्स को। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा क्या? नो एयर इज ओब्लिक आर प्रेजेंट ऑन द मार्स। मार्स माने मंगल ग्रह। मार्स पर कोई भी हवा मौजूद नहीं है। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे आया नो,
नो एडजेक्टिव है, और इसके बाद लिखा हुआ नाउन हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एयर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो कैसी वर्ब आएगी अब एयर के अकॉर्डिंग हमारे पास में? अब एयर के अकॉर्डिंग वर्ब हमारे आने वाली है कैसी, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल को तो गिन ही नहीं सकते, ना वो सिंगुलर होता ना वो प्लूरल होता, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी हमारी इज। नेक्स्ट सेंटेंस है नो स्टूडेंट हैज ऑब्लिक हैव टेकन द एग्जाम, यानी किसी भी स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया है। अब भाई स्टूडेंट अगर एग्जाम देता है तो उसके लिए टेक एग्जाम लिखते हैं, और टीचर अगर किसी का एग्जाम लेता है तो उसके लिए गिव एग्जाम लिखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कभी गिव एग्जाम नहीं लिखते हैं। तो लिखा है नो स्टूडेंट हैज ऑब्लिक हैव टेकन द एग्जाम, किसी भी स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया है। अब पहले नो आया, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, तो भाई स्टूडेंट तो आपका सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होगी? इस केस में वर्ब हमेशा लिखनी है हमें कैसी, सिंगुलर, क्योंकि नाउन हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ द वर्क हैज ऑब्लिक हैव बीन डन, यानी 1/3 काम कंप्लीट कर लिया गया है। तो भाई 1/3 ऑफ द वर्क हैव बीन डन। अब यहाँ पे हमारा या तो हैज लिखे या हैव लिखे। अब सब्जेक्ट हमारा ये है, भाई कितना काम कंप्लीट किया गया है, 1/3 या 1/3। अब वर्क हमारा कैसा नाउन है, चाहे आप कितना भी काम करें, काम हमेशा अनकाउंटेबल ही रहेगा। आपने सोचो बहुत सारा काम किया और उसका 1/3 हिस्सा, भाई जब आप काम को गिन ही नहीं सकते तो उसका 1/3 हिस्सा तो एक या एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वर्क से पहले चाहे कुछ भी हो, वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 1/3 ऑफ द स्टूडेंट हैज ऑब्लिक हैव पास्ड, 1/3 स्टूडेंट पास हो गए हैं। भाई 1/3 आ चुका पहले, 1/3 और क्या हुए हैं, 1/3 द स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो यहाँ स्टूडेंट नहीं क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। भाई 1/3 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। अब या तो हैज़ लिखे या हैव लिखे। सोचो मान लिया भाई 100 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 1/3 पास हो गए, तो भाई 1/3 100 का कितना होगा, भाई मोर देन 33 होगा, है ना। तो अब एक से तो ज़्यादा ही है ना, तो इसलिए हम वर्ब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है 90% ऑफ द वर्क इज ऑब्लिक आर डन, 90% काम किया जा चुका है। अब भाई 90% काम चाहे कितना भी हो, उसका 90% हिस्सा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इज ऑब्लिक आर एब्सेंट, ज़्यादातर लड़कियां एब्सेंट है। अब ज़्यादातर गर्ल्स एब्सेंट है। अब भाई चाहे ज़्यादातर लड़कियां कितना भी हो, 100 हो, 150 हो, 50 हो, 20 हो, कितना भी हो, उसमें से ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ, एक से तो ज़्यादा ही होगा। तो इसीलिए नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। और आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ की जगह हाफ ऑफ भी देखने के लिए मिल सकता है। हाफ ऑफ द गर्ल्स यानी आधी लड़कियां कैसी है, एब्सेंट है। तो भाई आधी लड़कियां एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे कितनी भी लड़कियां, उसका आधा एक से ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए तब भी वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल। या आ जाए क्या, सम ऑफ आ जाए, तब भी हम क्या लेंगे, आर ही लेंगे भाई। 90% आ जाए, 20% आ जाए, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब हमारी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। नेक्स्ट लिखा है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ऑब्लिक हैव पास्ड, 90% स्टूडेंट पास हो चुके हैं। अब भाई एक से तो ज़्यादा ही है 90%, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ब प्लूरल। अब यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स होता तब, भाई तब भी एक से तो ज़्यादा ही होते क्योंकि नाउन प्लूरल था। या होता सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तब भी एक से तो ज़्यादा ही थे। तो इन सभी केस में स्टूडेंट्स हम वर्ब कैसी लेते हैं, इन सभी केस में वर्ब हमेशा हम प्लूरल लेते हैं। यानी इसकी समरी ये है, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल हो तो वर्ब सिंगुलर, नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब हमारी प्लूरल। चलिए बढ़ते हैं इससे अगले रूल पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स। पहला सेंटेंस है द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज ऑब्लिक आर लेस, यानी जो परसेंटेज है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की इज ऑब्लिक आर लेस, यानी वह काफ़ी कम है। तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज के पहले क्या आया है, द, यानी परसेंटेज को डेफिनेट कर दिया। और इसके बाद आने वाला नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल, यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का परसेंटेज कम है, लेकिन परसेंटेज को इस बार डेफिनेट कर दिया, पता है कितना परसेंटेज है, तो इसीलिए इस बार वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो याद रखना है जब भी किसी नाउन के पहले द आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट, तो वर्ब सिंगुलर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला रूल देखते हैं। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है अर्थमेटिक कैलकुलेशन,
यानी जितनी भी आपकी अंक गणित की गणनाएं होंगी या कैलकुलेशन होंगी, उन सभी के साथ वर्ब हमेशा हमें प्लूरल लेनी है। हालांकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती है, लेकिन एसएससी हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए वर्ब हमेशा कैसी लेनी है, इसमें वर्ब हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब लेनी है। तो देखिए कोई बात नहीं, इसको हम सिंगुलर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, देखिएगा जरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है 2 and 2 मेक ऑब्लिक मेक्स 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। तो वर्ब कैसी लेनी है, सिंगुलर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या स्टूडेंट, मेक्स। नेक्स्ट सेंटेंस 6 times 2 इज ऑब्लिक आर 12, यानी 6 बार 2 12 होता है, ये 6 गुणा 2 12 होता है। अब देखिए अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, तो लेंगे हम क्या, सिंगुलर वर्ब इज। देखो बहुत छोटा सा रूल था लेकिन इंपॉर्टेंट। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। स्टूडेंट्स अगर द के साथ में एडजेक्टिव लग जाए, क्या कहा मैंने, अगर कोई एडजेक्टिव है उसके साथ में द लग जाए तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक प्लूरल कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, यानी ऐसा नाम जो कॉमन हो, है ना। जैसे कि स्टूडेंट एक कॉमन नेम है, जैसा कि बॉय एक कॉमन नेम है, जैसा कि टीचर एक कॉमन नेम है ना। क्लास में कितने भी स्टूडेंट हो, सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन सबको हम स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, यानी कॉमन नेम है। बहुत सारे शहर है, सबको सिटी बोल सकते हैं। बहुत सारे गांव हैं, सबको विलेजेस बोल सकते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे कॉमन नाउन होते हैं। यानी एडजेक्टिव के पहले दा लगाएंगे तो बन जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन। देखते हैं कैसे। भाई देखो, अगर मान लिया पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, पुअर के पहले आपने दा लगा दिया तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा दा लगाते ही नाउन। और कैसा, एक प्लूरल कॉमन नाउन। यानी पुअर का मतलब होता है केवल गरीब, और दा पुअर का मतलब होगा सभी गरीब लोग। यानी इस दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं वो सब के सब दा पुअर के अंदर आ गए। सब के सब दुनिया के सभी गरीब लोगों का नाम क्या हो गया, दा पुअर। तो इसीलिए कॉमन नेम है और नाउन बन गया। पहली बात तो इसीलिए कॉमन नेम कॉमन नाउन है, और दूसरी बात कैसा है, प्लूरल, क्योंकि इसमें सभी के सभी गरीब लोग आ गए। तो एडजेक्टिव के पहले दा लगाओगे तो क्या बनेगा, प्लूरल कॉमन नाउन, यानी दा पुअर मतलब सभी गरीब लोग, द रिच मतलब सभी अमीर लोग, द नीडी मतलब सभी जरूरतमंद लोग, द ओल्ड यानी सभी बूढ़े लोग, द यंग यानी सभी जवान लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, जरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है द रिच। अब देखिए रिच मतलब अमीर और द रिच मतलब सभी अमीर लोग। ऑलवेज ट्राइज कोशिश करते हैं हमेशा, टू ओप्रेस द पुअर। द पुअर मतलब गरीब को दबाने की नहीं, सभी गरीब लोगों को दबाने की कोशिश। यानी सभी अमीर लोग हमेशा गरीब लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है द रिच, जो कि एक प्लूरल कॉमन नाउन है क्योंकि ये द प्लस एडजेक्टिव है। तो भाई प्लूरल है ये, सिंगुलर नहीं, तो इसलिए वर्ब हम कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो ट्राई सिंगुलर वर्ब है, इसकी जगह वर्ब लिखेंगे हम कैसी, प्लूरल वर्ब। तो हो गया क्या, ट्राई। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है द ब्रेव। देखो ब्रेव मतलब बहादुर, द ब्रेव मतलब सभी बहादुर लोग। यानी सभी बहादुर लोग इज ऑब्लिक आर ऑलवेज रिवार्डेड, यानी सभी बहादुर लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। अब आपका सब्जेक्ट ये है जो कि एक प्लूरल कॉमन नाउन है। प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसे लेंगे हम, इसके साथ में प्लूरल वर्ब लेंगे आर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है द नीडी इज ऑब्लिक आर हेल्प। देखो नीडी यानी कि ज़रूरतमंद, और द नीडी यानी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, यानी सभी ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प की गई है ना, हेल्प की गई है। तो भाई द नीडी सभी ज़रूरतमंद लोग, तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब इसके साथ कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वन का रूल। ये वन क्या है मैं आपको बता दूं, ये वन एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होता है और एक इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। अगर भाई वन के बाद में कोई नाउन आ जाए जैसे कि बॉय, तो ये बताता है बॉय का नंबर 1 है, ये नाउन है, तो वन बन जाता है एक एडजेक्टिव। लेकिन अगर वन खुद ही सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो, उस समय ये क्या होगा भाई, उस समय ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। आपने बात सुनी होगी कई बार, हमारे एल्डरली पर्सन या बुजुर्ग लोग हमसे बोलते हैं क्या, एक व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए। एक व्यक्ति, यानी जब ये एक व्यक्ति को बोल रहे हैं तो इस दुनिया के सभी लोगों को बोल रहे हैं।
बोलते हैं एक व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी ये बात ये सारी दुनिया के लोगों के लिए बोल रहे हैं। एक व्यक्ति का मतलब ये है ना। अभी एक व्यक्ति है और कोई नहीं, ये वन ही है भाई, है ना। आप देखो वन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, और इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म वन और वन ही होती है, यानी वन को चाहे सब्जेक्ट की जगह लिखो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह लिखो सेम लिखा जाएगा। और जो इसका पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस इसका होता है वन अपॉस्ट्रोफी एस, यानी अगर वन का किसी चीज के ऊपर अधिकार बताना है तो वन अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं। और जो इसकी सेल्फ फॉर्म होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो इसका होता है वन सेल्फ। जैसे आई के लिए होता है माई सेल्फ, वैसे ही वन के लिए होता है क्या, वन सेल्फ। जैसे मेरे लिए माई होता है वैसे ही वन के लिए वन अपॉस्ट्रोफी एस होता है। चलिए एक जरा इसके एरर देखते हैं। लिखा है वन शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, यानी एक व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। क्या, एक व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अब देखिए वन सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। अब करना चाहिए किसका काम, अपना काम। कैसे, स्वयं करना चाहिए। अब काम के ऊपर वन का अधिकार बताना है तो भाई हिज नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव इसके लिए वन अपॉस्ट्रोफी एस। और कैसे करना चाहिए, खुद ही, यानी रिफ्लेक्सिव केस है तो वन का रिफ्लेक्सिव केस होता है वन सेल्फ, हिमसेल्फ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, वन सेल्फ। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लिखा है वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, एक व्यक्ति को अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। अब देखिए वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, सेंटेंस ये है तो वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, प्रॉमिस किसका है भाई, इस वन का है। प्रॉमिस के ऊपर वन का अधिकार हमें बताना है तो इसका पॉजेसिव केस होगा वन अपॉस्ट्रोफी एस। सही कर दिया हमने, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये वन, ध्यान रखना है। ध्यान कुछ नहीं रखना, दोनों केस में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वन है, पॉजेसिव केस वन अपॉस्ट्रोफी एस, वन अपॉस्ट्रोफी एस है, और सेल्फ फॉर्म वन सेल्फ है। चलिए लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे सीडीएस हो चाहे एनडीए हो, कोई सा भी एग्जाम हो ये रूल पूछा जाता है, ये मेरा दावा है बच्चों पर्सनली। चलिए सबसे पहली बात तो आपने इन वर्ड का मीनिंग जानना है, इन केस, इफ और सपोज। क्या कहा मैंने, इन केस, इफ और सपोज, इन तीनों ही वर्ड्स का मीनिंग होता है सेम, इन सब का मीनिंग होता है यदि। उसके बाद एज दो और एज इफ, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है क्या, मानो। और एक लास्ट वर्ड है आई विश, इसका मतलब होता है काश। आई विश की जगह आप चाहें तो यू विश भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ही विशेस भी लिख सकते हैं, यानी यू विश का मतलब है काश, ही विश का मतलब भी क्या है, काश, विशेस होगा, है ना, तो क्या, काश। अब जरा देखते हैं। अब बच्चों रूल ये होता है जब भी कभी भी हम कोरी कल्पना करते हैं या टोटल इमेजिनेशन की बात करते हैं, जब भी हम कोई भी इमेजिनेशन की बात करेंगे, कोरी कल्पना की बात करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, उसके साथ वर्ब हमेशा हमें क्या लेनी है, वर लेना है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं जरा पहले सेंटेंस को। पहला सेंटेंस है आई विश आई वॉज अ बर्ड नाउ, यानी मेरी इच्छा है मैं अब एक चिड़िया होता, मेरी इच्छा है मैं अब एक चिड़िया होता। अब आप एक चीज देखिए, आई विश का मतलब क्या है, काश। आई वॉज अ बर्ड नाउ, यानी ये इमेजिनेशन की बात कर रहा है, क्लियरली कोरी कल्पना कर रहा है, और कब, प्रेजेंट में। और जब भी प्रेजेंट में कोरी कल्पना करते हैं हम तो सब्जेक्ट के साथ में चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लेते हैं, वर लेते हैं। तो यहाँ पे वाज की जगह हमें क्या लिख देना है भाई, वर लिख देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है इफ ही वॉज अ बर्ड, यदि वह एक चिड़िया होता। इफ ही वॉज अ बर्ड का मतलब ये नहीं यदि वह एक चिड़िया था, ही वॉज अ बर्ड का मीनिंग होता केवल वह चिड़िया था। इफ लग गया इसके साथ में तो सेंटेंस कोरी कल्पना का हो गया। और सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, इफ ही वॉज अ बर्ड, यानी अगर वो एक चिड़िया होता, ही वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वो आकाश में उड़ता। यानी प्रेजेंट की कल्पना की बात कर रहे हैं, यानी अगर वो अभी, भले ही सेंटेंस यहाँ पास्ट में लिखा हो लेकिन कल्पना प्रेजेंट की है, क्योंकि जब भी कल्पना प्रेजेंट की करते हैं तभी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन सभी सेंटेंसेस में हमने लिया है। यानी यदि अब वो एक चिड़िया होता तो वो आकाश में उड़ता। तो भाई कोरी कल्पना कर रहे हैं, वो चिड़िया है नहीं इस समय,
तो वाज की जगह हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, वर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही वाज अ पुलिसमैन नाउ, यदि अब वह एक पुलिस वाला होता, ही वुड अरेस्ट हिम, तो वह उसको अरेस्ट कर लेता। अगर अब होता, भाई वो है नहीं, यानी कोरी कल्पना कर रहे हैं। कई बार हम सपने देखने लगते हैं ना, भाई मैं पुलिसमैन होता, मैं ये होता, मैं वो होता, ये उस सब के ही बारे में बात हो रही है। चलो, तो वाज की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, वर कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, ही लव्स मी, वो मुझे प्रेम करता है। एज इफ का मतलब क्या होता है, एज इफ का मतलब होता है मानो, यानी वो मुझे प्रेम करता है मानो ही इज माई ब्रदर, मानो कि वो मेरा भाई हो। जब भी एज इफ और एज दो आता है, इनका मीनिंग मानो होता है, और ये हमेशा जो फैक्ट होता है उसके ओपोजिट ही बात करते हैं। यानी ही इज माई ब्रदर, यानी वो मेरा भाई नहीं है, भले यहाँ ऐसा लिखा है। देखो हिंदी क्या बन रही है, ही लव्स मी एज इफ, वो मुझे प्रेम करता है एज इफ, मानो कि वो मेरा भाई हो, यानी मान रहे हैं ऐसा, ऐसे प्रेम करता है, वो है नहीं, तो कोरी कल्पना कर रहे हैं। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, वर लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्कोल्ड्स मी एज दो, वो मुझे ऐसे डांटता है एज इफ, मानो ही इज माई ब्रदर, जैसा कि वो मेरा भाई हो, ऐसे डांटता है लेकिन है नहीं, तो कोरी कल्पना कर रहे हैं। तो इसके जगह हम क्या ले लेंगे, वर ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये रूल समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो लाइक करिएगा वीडियो को, और हमारे निधि क्लासेस के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 पढ़ाने वाला हूँ, सभी चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और आपके लिए ग्रामर बहुत ही इजी करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।